बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का चुनाव मंच। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। इस चुनाव में आपने एक खास बात देखी होगी, बल्कि इससे पहले वाले चुनाव में भी थी, और अक्सर ये चुनावों में नहीं होता है कि देश की फॉरेन पॉलिसी कैसी चल रही है, देश की छवि विदेश में कैसी है, विदेश में देश के बारे में क्या चर्चाएं होती हैं, ये इलेक्शन का मुद्दा बन जाए। ये कभी हमने होता हुआ देखा नहीं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार में ये एक बड़ा इशू बनता है। और ये बात मैं इसलिए भी कह सकता हूं क्योंकि आमतौर पर सर्वे वगैरह होते रहते हैं, लोगों के बीच हम जाते रहते हैं, तो वहां से भी रिस्पांस आता है आपको भाई मोदी साहब के बारे में क्या काम अच्छा लगा। तो अक्सर कई लोग ये कहते हैं कि उन्होंने देश का नाम बहुत रोशन किया, देश का नाम बड़ा चमका दिया विदेश में। अगर ये बात एक आम आदमी के मन में पहुंची है, और इस बात को कई आपको विपक्ष के लोग भी एक्सेप्ट करते हुए मिल जाएंगे, लेकिन अगर एक आम आदमी ऐसा महसूस कर रहा है तो कुछ तो देश कर रहा होगा, कुछ तो इस सरकार की उस दिशा में उपलब्धि होगी। और इसी पर हम बात करेंगे, और इसी पर नहीं, हम पूरी खुलकर राजनीति पर भी बात करेंगे। हमारे बीच में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सर बहुत शुक्रिया आप चुनाव मंच पर आए। जो बात मैं भी कह रहा था, उससे पहले डॉक्टर एस जयशंकर के जो कोट्स हैं सर, आपके जो क्विप्स होते हैं, आपके जो जवाब होते हैं, वो मीम मटेरियल बन गया आजकल, उस पर मीम बनने लगे हैं। भी आपने हमारा वोट गाजा इजराइल पे क्या पड़ेगा, हम रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हैं, कुछ भी, और यूक्रेन को लेकर के, रशिया यूक्रेन को लेकर के हम जवाब देने लगे सर। भारत जवाब देने लगा, उनके सुन के नहीं आ जाते किसी की, ये गोरी चमड़ी का है तो उसकी सुन लो। ये कैसे बदला है? देखिए, मुझे लगता है इसके दो कारण हैं। एक कि ये आज भारत का मूड है, जो विदेश मंत्री जो होता है, जो देश का जो मूड जो उसको बाहर जाके प्रकट जरूर करता है। तो जब मैं कहीं जाता हूं तो मेरे मन में है कि मैं 140 करोड़ भारतवासियों का प्रतिनिधि हूं, तो वो फीलिंग तो है। दूसरा विषय है, मैं कहूँगा दूसरा कारण है कि भारत सरकार ये भी बदल चुकी है पिछले दशक में। कि जो मैं लोगों को कहता हूँ कि भाई मैं विदेश मंत्री जरूर हूँ, पर मैं मोदी जी का विदेश मंत्री। और जब हम मोदी जी के विदेश मंत्री होते हैं तो एक क्लैरिटी होती है, एक आत्मविश्वास होता है, एक भारत के बारे में एक गर्व होता है। तो एक किस्म, जैसे कहते हैं ना, कहीं आप, अगर मैं स्पोर्ट्स का उदाहरण देता हूँ कि आप टीम मेंबर हैं, टीम के कप्तान ऐसे हैं, टीम अच्छी कर रही है, टीम की सपोर्ट बहुत अच्छी है, तो और टीम की क्षमता भी बढ़ रही है। तो ये सब मिला के मैं कहूँगा जो आप देख रहे हैं उसका ये रिजल्ट। कोई सर आपसे ऐसा कोई सवाल पूछा गया हो, जरा अगर एक बार व्यूअर्स के लिए किसी ने आपसे कोई मतलब ऐसा सवाल पूछा, आपको लगा कि भाई ये समझता क्या है हमको? देखिए, क्या होता है कि वो सोच अंदर होती है, उसको पूरा प्रकट तो नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक तरीका होता है, तमीज से जवाब देना पड़ता है। पर कभी कभी जब लोग कोशिश तो करते हैं कि दबाव डालने की कोशिश करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो या कोई टॉक शो में हो या ऐसा, कभी कभी हमारे बीच में भी जब मंत्री मिलते हैं या कोई पब्लिक फोरम होती है, या प्राइवेट में भी जब नेगोशिएशन होती है, ये होता है। और जब होता है, मुझे लगता है कि आज का भारत, आज देखिए, हम कभी कभी हमारे बारे में भी हमें सोचना चाहिए कि 10 साल पहले हम 11वें नंबर, इकोनॉमिकली मैं बात कर रहा हूँ, इकोनॉमी में हमारा नंबर 11वें था, आज हम 5 पे पहुँचे। खाली 5 पे नहीं, एक समय था जब हमारे बारे में कहा जाता था, वो समय इतना 2014 तक, कि हम फ्रजाइल 5 में हैं, कि हम लुढ़कने वाले हैं, तो दुनिया के लिए हम चिंता के विषय थे। आज हमारे बारे में कहा जा रहा है कि हम टॉप 5 में हैं। IMF रिपोर्ट आप देखेंगे, वो कहते हैं कि आगे का ग्रोथ जो है इसमें भारत का सबसे बड़ा योगदान होगा। तो हमारी, अगर आप क्षमता देखें, हमारी सफलता देखें, हमारे पिछले 10 साल की यात्रा देखें, हमारी उपलब्धियां देखें आप, कि मुझे लगता है इसके कारण है दुनिया हमें आज ये थोड़ी सी अजीब बात है, हमें इज्जत भी देते हैं।
पर साथ ही साथ एक विचारधारा है, वो जलती भी है। वो उनको लगता है कि भाई ये कहाँ पहुंच गए, कहाँ जा रहे हैं, तो इनको कहीं थोड़ा पीछे खींच लो, तो वो फीलिंग भी है। और ये अगर आप बुरा नहीं मानेंगे, मैं कहूँगा आपके बिजनेस में ज़्यादा है, मीडिया में। जी ठीक, वो बाहर वाले मीडिया में होता है सर, यहाँ वाले मीडिया में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको बताऊं, कांग्रेस के एक लीडर ने तो कम से कम 30-40 विदेशी अखबारों की, मैगजीन्स की हेडलाइंस जो हैं वो डाली हैं कि देखिए दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है। एक कंपाइलेशन है। अच्छा, सैम पित्रोदा, ये मैं नाम बता देता हूं, उन्होंने आज कुछ और भी गोल किया है, सेल्फ गोल, उस पर भी मैं आऊंगा। विल द आउटकम ऑफ इंडियाज इलेक्शन इंक्रीज इनटॉलरेंस? मोडिफिकेशन ऑफ इंडिया इज कंप्लीट। India's election fixing a win by outlawing dissent damages democracy। ये 40 कम से कम ऐसी हेडलाइंस है विदेश में। तो ये कोई लॉबी है जो करवा रही है? इसको ये क्यों हो रहा है? इसको क्यों नहीं हम लोग मैनेज कर पा रहे? देखिए, अगर कुछ लोग इस नौबत पे आ गए हैं कि उनको बाहर से 40 मीडिया स्टोरी निकलवानी है, चलानी है, उसका जिक्र करना है अपने पॉइंट बनाने के लिए, आप भी उनके बारे में सोच लीजिए कि उनको अगर बाहर से वैलिडेशन चाहिए, क्योंकि आज ये हो रहा है कि जिनको लगता है कि भारत की पब्लिक, भारत की वोटर्स उनको सपोर्ट नहीं देगी, तो कम से कम भाई बाहर से बुला लो किसी लोगों को, उनसे कुछ कहलवा लो। तो ये प्रयास हो रहा है, ये पॉलिटिक्स। मोदी जी को फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या सोच रही है? नहीं, देखिए ऐसा है, आप ये पूरी दुनिया नहीं सोच रही, ये एक विचारधारा है। यही मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि इसमें ये 10 साल से ये चल रहा है। 10 साल पहले लोगों को नहीं लगा 2014 में कि मोदी जी जीतेंगे। 5 साल पहले, आप सब लोग याद रखिए, 5 साल पहले चर्चा क्या हो रही थी कि 200 पार नहीं करेंगे। यही था ना, याद है ना? तो क्या हुआ है कि 2 बार गलत निकले हैं। इस बार चिंता है कि भाई इस बार हो सकता है कि वो 400 पहुंच ही जाए। नहीं, उन्होंने 50 और घटा दिए राहुल गांधी, उन्होंने कहा इस बार 150 पार नहीं करेंगे। तो मैं कहूँगा कि ये जो है, इसको आप समझिए कि ये एक किस्म से जो आज मीडिया में निकल रहा है। 2 साल पहले हमारे इकोनॉमी में के बारे में कहा जाता था, महामारी के समय में, कोविड के समय में क्या कहते थे यही लोग, वही पेपर, वही करस्पॉन्डेंट्स, वो कहते थे अरे कोविड भारत नहीं संभाल पाएगा, आपकी वैक्सीन है, आपकी वैक्सीन काम नहीं करेगी, बाहर से ले लो, अमेरिकन वैक्सीन ले लो। तो आपके वैक्सीन पे शक करते थे, आपके कोविड मैनेजमेंट पे शक करते थे, आपकी इकोनॉमी पे करते थे। तो ये जो है, मैं कहूँगा, मैं इसको अंग्रेजी में माइंड गेम्स कहता हूँ, कि ये एक तरीका है कि आपको आपके आत्मविश्वास को कैसे ये तोड़े, ये इनकी कोशिश। और दुख की बात ये है, दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ लोग हैं जो उनको इनवाइट करते हैं कि भाई आओ हमारे बारे में कुछ नेगेटिव कहो, क्योंकि उनको लगता है कि हमें इससे कुछ वैलिडेशन मिलता है कि हमारी बात जो है, जो वोटर और पब्लिक नहीं मानती, उसके लिए एक किस्म से ये ऑक्सीजन सपोर्ट। भारत सर, पिछले 10 साल में आपने खुद ही बताया क्या क्या हुआ। हम 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। लोग कहते हैं कि भाई दुनिया, मतलब पूरी दुनिया ही पैसे पर है, तो आज तो हमारे पीछे तो दौड़ना ही पड़ेगा इनको। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, हम आज एक कॉन्फिडेंट, सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। हम ये अपने आप में महसूस करें तो ठीक है, लेकिन उसका एक प्रोजेक्शन बहुत जरूरी है, और वो प्रोजेक्शन का काम आपका है। तो वो मैं पूछना चाह रहा हूं, वो 10 साल में ये प्रोजेक्शन आपने कैसे किया है, कैसे बदला भारत सरकार ने? देखिए, एक तो अगर हकीकत कुछ और होती, अब जितना भी प्रोजेक्ट करें वो नहीं चलेगा। हो सकता है एक बार चल जाए, दूसरी बार चल जाए, अंत में दुनिया जो है वो रियलिटी पे चलती। आज आप देख रहे हैं, हमारे आज सोशल मीडिया में चल रहा है, वो जेमी डायमंड जो वॉल स्ट्रीट के सबसे प्रसिद्ध इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के हेड है, उन्होंने कल कहीं न्यूयॉर्क में एक मीटिंग पे दुनिया के बारे में बात कर रहे थे, और उन्होंने खासकर मोदी जी के बारे में ये कहा कि देखिए, ऐसा लीडर हो जिन्होंने 40 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है, और उन्होंने, माने इतना परिवर्तन पिछले 10 साल में
उनके नेतृत्व के कारण हुआ है। वो तो कहते हैं अंत में कि हमारे यहाँ अमेरिका में भी ऐसा कुछ आदमी आना चाहिए वहाँ। हाँ। तो दुनिया में देखिए लोग पहचानते हैं कि हुआ क्या है। मैं एक कहानी आपको बताऊं कि आप जानते हैं 26 जनवरी के समय वो राष्ट्रपति मैक्रोन आए थे, तो वो उनकी लैंडिंग जो है वो जयपुर में हुई थी। उस समय मैं मंत्री था, मैंने उनको रिसीव किया। तो वो मेरे से पूछ रहे थे बात गाड़ी में बैठे थे हम लोग, तो पूछ रहे थे कि अच्छा जयपुर तो आपके यहाँ कितने एयरपोर्ट हैं, तो एयरपोर्ट बन रहे हैं। वो एयरपोर्ट से इम्प्रेस भी थे। तो मैंने उनको कहा कि पिछले 10 साल में हमारे यहाँ 75 नए एयरपोर्ट बने, कि जब 2014 में टोटल एयरपोर्ट्स देश में 74 थे, अब दुगना हुआ है, माने हर साल 8 या 9 नए एयरपोर्ट बनते। तो इम्प्रेस तो हुए वो। फिर हम रोड की बात करने लगे। मैंने उनको समझाया कि आज जो है हर दिन देश में 28 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनता है। तो ये मैं आंकड़े आपको अलग अलग दे सकता हूँ, कितने कॉलेजेस हैं, कितने मेट्रो बनते हैं, कितने मेडिकल स्कूल बनते हैं। दुनिया देख रही है कि आज वही भारत, जब लीडर बदला है, जब पार्टी बदली है, माहौल बदला है, युवा पीढ़ी को चांस दिया गया है, वही भारत, उसकी क्षमता, उसकी उपलब्धियां कुछ और हैं। और आज जो हमारे बारे में सोचो है, क्योंकि जैसे मैं कहता हूं, हम लोग विदेश नीति में हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैं। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं हो, आप जितनी भी मार्केटिंग कर लें, वो प्रोडक्ट नहीं चलेगी। तो लोग जो हैं वो प्रोडक्ट की क्वालिटी पहचानते हैं। और आज जो है, अगर जैसे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं, G20 का हुआ, जब G20 की अध्यक्षता हमारे पास आई, किसी को अनुमान नहीं था कि हम इसको कितनी सफलता और सर्वसहमति के साथ चला पाएंगे। और ये हुआ क्यों? क्योंकि अंत में लोग जो हैं भारत और प्रधानमंत्री मोदी जी की पर्सनली कदर करते हैं, इसीलिए। सर, प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये कहते हैं, जब 2014 में मैं प्रधानमंत्री बना तो विपक्ष कहता था मोदी को फॉरेन पॉलिसी की कहां समझ है। राहुल गांधी तो आज तक ये मानते हैं कि उनको विदेश नीति नहीं आती है। राहुल गांधी मानते हैं खाली उन्हीं को आती है। जी नहीं, वो तो आपको भी सिखा देंगे। हाँ बिल्कुल, और मैं सीखने के लिए भी तैयार हूँ। बार बार मैं कहता हूँ उनको कि जब सीखने का मौका है जरूर सिखाइए मुझे, मैं अच्छा प्यूपिल है। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है उनके साथ फॉरेन पॉलिसी पर काम करने का, जब उनको किसी ने माना नहीं कि ये भाई आज आप कहते हैं मोदी एक वैश्विक लीडर बन गए, तो ये कैसे हुआ? देखिए, बहुत लोग जो हैं मोदी जी के बारे में कुछ कहते हैं, उनको पता भी नहीं होता, माने उनके मन में है कुछ फीलिंग। तो मुझे खुद जानकारी, क्योंकि जब तक वो प्रधानमंत्री बने मैं भी उनको ज़्यादा जानता नहीं था। एक ही बार मिला था जब मैं राजदूत था चीन में। उसके बाद जब मैं विदेश सचिव था, उसके बाद मंत्री था, तो उनके साथ बाहर जाने का दौरे पे मौका मिला। और ये मुझे समझ में आई कि जब वो कार्यकर्ता थे उस समय उनका फॉरेन एक्सपोजर जो है, अपने लिए, संघ के लिए जो भी काम था, माने उनका एक्सपोजर। एक बार हम लोग ये कहानी, जब मैं अमेरिका में राजदूत था, उन्होंने एक बार पूछा मेरे से कि आप कितने स्टेट्स गए अमेरिका? मैंने करीब कहा, कुछ याद नहीं है मुझे, 32-35 स्टेट। तो उन्होंने कहा अच्छा, मैं थोड़ा आपसे कुछ ज़्यादा मैंने देखा है। हाँ, तो ये क्योंकि वो इसकी घोषणा तो करते नहीं है, जो करते हैं वो चुपचाप करते हैं, काम करते हैं, वो अपना आगे चलाते रहते हैं। तो ये कि वो जानते नहीं हैं दुनिया, अगर देखिए, अगर वो जानते नहीं हैं, आप मुझे बताइए कि पिछले 10 साल में उनकी जो हर माने बहुत जटिल विषयों पे उनकी अगर जजमेंट इतनी अच्छी रही, उसका कुछ तो कारण होगा ना। पर मैं उल्टा आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जब लोग कहते हैं कि अरे उनको दुनिया की ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो थोड़ा हमें सोचना चाहिए, अच्छा किसको जानकारी थी? और आपको तुरंत विपक्ष से आएगा, अरे हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, बहुत उनको तो बहुत, वो तो स्पेशलिस्ट थे, 17-18 साल के लिए वो खुद विदेश मंत्री भी थे।
तो उनका देखिए, उनकी जब जब लोग कहते हैं कि किसको जानकारी है और किसको नहीं है, उनकी जानकारी थी कि चीन, ये असंभव है कि चीन हिमालय पार करके भारत पे कभी आक्रमण कर सकता है। ये उनकी जानकारी थी, पंडित नेहरू की। अब आप जानते हैं कि हुआ क्या। उनकी जानकारी थी कि पाकिस्तान सरकार के साथ हम समझौता कर सकते हैं कि अल्पसंख्यकों के बारे में आप उनकी सुरक्षा करिए अपने देश में, हम अपने देश में करेंगे। ये उनकी समझ थी। अब हकीकत आप जानते हैं कि वहाँ अल्पसंख्यकों के साथ क्या हुआ। तो मैं ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ। उनकी समझ थी विदेश नीति की कि वो चीन की इतनी वकालत करते थे कि अमेरिका उखड़ गया, और अमेरिका की नाराज़गी 1950 और 1960 में हमारे बारे में नहीं थी। ये था कि भाई भारत अपनी बात रखे, हम समझते हैं, वो चीन की बात क्यों रखें। तो ये जो ज्ञानी लोग हैं ना, कभी कभी अच्छा है कि देश इनसे बचे। तो मुझे तो जो प्रैक्टिकल हैं, जो ग्राउंडेड हैं, जो खुद उनके अनुभव और अपने खुद समझ से देश को आगे ले जाते हैं, आपने देखा होगा पिछले 10 साल में क्या फर्क आया। और माने बहुत बेसिक विषय, आप आज आतंकवाद का चुनौती देखें। आज का उत्तर जो है वो उरी और बालाकोट, ये उदाहरण है आज के उत्तरों का। पहले क्या होता था, हम लोग जो हैं हवाना और शर्म एल शेख में हम माने कि हम और पाकिस्तान आतंकवाद के विषय में एक स्तर पे हैं, और वो लोग कहते थे कि हम फॉरेन पॉलिसी जानते हैं। जब क्राइसिस आता है तो ये सरकार और ये प्रधानमंत्री कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? जैसे हमारी अब ये एक क्षमता है कि हमारा एक भी नागरिक, एक भी हिंदुस्तानी दुनिया में कहीं भी फंसा होगा, हम उसको वापस लेकर के आएंगे। अब जंग के बीच में से लाना है, कहीं कोई नेचुरल कैलामिटी है उसको वहां से लेकर के आना है, ये कैपेबिलिटी तो हिंदुस्तान में हमेशा रही होगी, लेकिन ये हो आज रहा है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्राइसिस में प्राइम मिनिस्टर का काम कैसे होता है? नहीं देखिए, मैं नहीं कहूँगा कि अब कैपेबिलिटी, क्षमता हो या ना हो, सिस्टम नहीं था। मैं इसके 2 उदाहरण देता हूँ आपको। आप जानते हैं कि खाड़ी में हमारे नागरिक जो हैं करीब 85-90 लाख भारत के नागरिक जो हैं खाड़ी में रहते हैं, काम करते हैं, रोजगारी के लिए जाते हैं। और इनमें जो हैं बहुत लोग जो हैं वो जो कहते हैं ब्लू कॉलर श्रमिक हैं। उनके साथ कभी कभी कुछ ऐसी कुछ घटना हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी को चोट लग जाती है, किसी के पैसे खो जाते हैं, कोई केस में फंस जाता है। जब तक हम सिस्टम नहीं बनाए तब तक हो सकता है आपको कोई केस की जानकारी हो, आपने मुझे फ़ोन कर दिया, मैंने कुछ कर दिया, पर वो एक आदमी के लिए हुआ ना। सिस्टम तो ऐसे नहीं चल सकता। मोदी जी के आने के बाद हम लोगों ने सिस्टम बनाया, डिजिटल सिस्टम भी बनाया है कि किसी कोई फंस जाए तो वो या उनकी ओर से कोई और कम से कम हमारे ध्यान में लाए, तो एक मदद पोर्टल है। या जो हमारे राजदूतावास हैं वो सब, उनकी जो पूरी सोच जो है, उनका व्यवहार जो है वो बदल गया है कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो, ओपन एम्बेसी है, ओपन हाउस है। पर सबसे ज़्यादा हमने एक फंड शुरू किया था। आज तक 3,30,000 लोगों ने उस फंड का उपयोग किया है कि जब भी वो कहीं संकट में थे उस फंड से उनको मदद मिली थी। वो एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है जो नॉर्मली जो प्रेस में ज़्यादा आती है कि ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी। अब जब ऑपरेशन की बात करते हैं, ऑपरेशन होता क्या है कि एक समय पे तुरंत, और ये पहले इसका प्लान होना चाहिए कि विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सब लोग जो हैं कोऑर्डिनेट करके साथ ही साथ जाएं। जब तक आपने इसकी प्रोटोकॉल नहीं की, इसकी तैयारी नहीं की, सबको पता नहीं है कि इनको साथ काम करना चाहिए, तब तक ये होता नहीं। तो ये भी कोऑर्डिनेशन जो है, ये पूरी एक किस्म से मैं कहूँगा एक वर्क कल्चर है।
जो बदला है। और इसीलिए बदला है क्योंकि शुरू से मोदी जी कहते आए हैं कि भाई ये ग्लोबलाइज दुनिया है। आज जो है 2 लाख, करीब 2 लाख से थोड़ा कम हमारे नागरिक देश के बाहर रहते हैं, काम करते हैं। उसके अलावा मैं कहूँगा 1.5 लाख जो हैं हमारे भारतीय मूल के लोग हैं। लीगली हो सकता है हमारी जिम्मेदारी ना हो, पर खून का रिश्ता तो है। तो इनके लिए ये हमारे लिए एक किस्म से बहुत हमारे लिए एसेट हैं, हमारे लिए ब्रिज हैं एक किस्म से दुनिया के साथ। हमें इनके देखभाल के लिए सिस्टम बनाना होगा। ये जैसे मैं लोगों को कहता हूँ, आज जो हम प्रयोग करते हैं ना, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी जो है देश के बाहर 10 साल से चल रही है। यूक्रेन में जो बच्चे फंसे थे वो वापस कैसे आए? वो मोदी की गारंटी से आए वापस। जो भी है, आज कोई भी देश छोड़ के बाहर जाता है, वो जाता है कि भाई भारत सरकार मेरे साथ है, कि मुझे कुछ भी हो जाए ये लोग जो हैं मुझे वैसे छोड़ेंगे नहीं। इसी में एक एग्जाम्पल मैं ये पूछने वाला था, बच्चों वाला आपसे, यूक्रेन वाला। ये फैक्ट है कि यूक्रेन और रशिया का कुछ देर के लिए युद्ध रुक गया था कि हमारे बच्चे जो है वापस आ सके? भाई फैक्ट को छोड़ो, मैं खुद साक्षी हूं। अच्छा। कि मैं ये 2 बार हुआ। एक बार जो है हमारे बच्चे एक शहर से सुरक्षा के लिए बाहर जा रहे थे और वहाँ रशिया की ओर से फायरिंग शुरू हुई, और उस समय जो है प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति पुतिन को फ़ोन किया और कहा कि आपकी ओर से फायरिंग हो रही है, हमारे लोग जो हैं उसी दिशा में जा रहे हैं, और फायरिंग रुकवाई और वो लोग उस शहर छोड़ के बाहर गए। वहाँ से बस में उनको बिठा के हम उनको ले आए। वो पहली बार। दूसरी बार था कि वो तो और भी जटिल समस्या थी, क्योंकि उस समय वो हमारे बच्चे जो हैं वो एक शहर में फंस गए थे जहाँ 3 तरफ से, एक यूक्रेन, एक रशिया और एक माने प्राइवेट मिलिशिया टाइप लोग जो हैं, जो खुद माने फौज के बाहर ऑपरेट कर रहे थे, और वो आपस की फायरिंग में हमारे लोग निकल नहीं पाए। एक बार ऐसा भी हुआ कि वो बस तक पहुंचे, बस में बैठे और फिर फायरिंग शुरू हुआ, वापस गए अंदर हॉस्टल में। तो उनको निकालने के लिए हमने बहुत प्रयास किया और अंत में यहाँ भारत से हमने 2 सीनियर ऑफिसर वहाँ तक भेजा उनको निकालने के लिए, ताकि क्योंकि जब तक हमारे यहाँ से लोग नहीं गए उनको निकलने के लिए वो भी तैयार नहीं थी। और उनको निकालने के लिए प्रधानमंत्री की बात प्रेसिडेंट पुतिन से भी हुई, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से भी हुई। उन्होंने अपने सिस्टमों को कहा। फिर हम लोगों ने एक रूट भी बनाया। ये नहीं कि युद्ध विराम माने युद्ध विराम, हमें ऐसा रूट ढूंढना पड़ा जहां हमें माने आश्वासन दिया गया कि आप इस रोड से आएंगे तो इस रोड पे फायरिंग नहीं है होगी, और ऐसे ही वो लोग वहां से निकले। इस पे एक और उदाहरण सर अभी, और वो तो ऐसा लग रहा था कि मतलब देश ने उम्मीद छोड़ दी थी कि इन लोगों को तो नहीं बचाया जा सकता। कतर में हमारे कुछ नौसैनिकों को, और बहुत डेकोरेटेड अफसर भी थे उसमें, उनको सजा हो गई, मृत्युदंड की सजा हो गई। और वहां तो कोई कानून नहीं, मतलब भाई एक किस्म की मोनार्की है, ये नहीं पता चलता अपील कहाँ करें, क्या करें। उन लोगों को हमने ना केवल उनकी जिंदगी बचाई, वापस भी लिया है। नहीं, जो आप कह रहे हैं वो सच तो है, और इसमें ये भी आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री की बात उनके अमीर से हुई, उसके बाद हम लोग अपने विदेश मंत्री के स्तर पे हम लोगों ने उसका फॉलो अप किया। तो माने बातचीत हुई, हमने समझाया, कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी उसमें। तो ये है। तो मैं देखिए, घटनाएं होती रहेंगी दुनिया में, चुनौती दुनिया में ऐसी आपत्ति होती रहेगी, कहीं लड़ाई हो, कहीं लोग भूकंप के कारण फंस जाएं। आज कल भी आपने देखा कि एक जहाज था जो ईरान के फौज जो है वो ईरान ले गए। तो आज जो है हमें ऐसी सरकार चाहिए, ऐसे लीडर चाहिए, जब वो लीडर अगर कुछ
दुनिया को कहते हैं, तो अगर उनकी रेस्पेक्ट दुनिया में हो तो दुनिया आपकी बात मानती है। अगर वो लीडर जो हैं भारत में सिस्टम बनाते हैं, हमें कुछ ऐसी चुनौती आती है तो वो सिस्टम को काम करना चाहिए। तो हमें लीडरशिप भी चाहिए पर ग्राउंड में उतारें, सिस्टम भी चाहिए। सिस्टम भी चाहिए। जब दोनों मिलते जुलते हैं ना तब फिट होता है सब। सर्वे से मैंने कतर का एग्जाम्पल दिया। ऐसी ये जितनी दुनिया की मुस्लिम कंट्रीज हैं, हमारे सब रिश्ते बड़े अच्छे हैं सबसे। कई लोग कहते हैं शायद इतने अच्छे हमारे रिश्ते कभी भी नहीं हुए, ये भी लेकिन सच है। मोदी और मुसलमान को लेके तो क्या क्या नहीं कहा गया। 20 साल से 22 साल से तो हम ही देख रहे हैं। मोदी मतलब बैर है, मोदी पसंद नहीं करता। हमारे देश में कितना कुछ चलता रहता है इसका। ये उल्टा, ये लेकिन बाहर विदेश में इसका उल्टा हो रहा है। देखिए ऐसा है, देश में तो हमारे यहाँ वो प्रोपेगेंडा चलता रहता है। अब विदेशी जो है वो तो अपनी समझ से चलता ना, वो देखता है कि देश में परिवर्तन क्या आया है। कोविड, अब जैसे पूरे देश दुनिया में एक आज चर्चा हो रही है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पिछले 10 साल में अगर आप देखें लोगों को राशन मिलता, 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है। राशन देने के समय में कोई आपसे नाम पूछता है, कोई आपका धर्म पूछता है? जब आज जो है इस देश में करीब 4 करोड़ लोगों को आवास योजना के तहत घर मिला है, उन लोगों से कोई पूछता है क्या कि आप भाई जाति क्या है, धर्म क्या है? तो दुनिया देखती है कि जब डेवलपमेंट होता है तो ये ठीक है, भारत में राजनीति होती रहती है, वो चलती रहती है, पर वो देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस क्या है। भारत तरक्की कर रही है या नहीं कर रही, भारत आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। तो जब उनको लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में ये माने ये अलग भारत है, ये कुछ ये नया भारत है, तो उनका रिएक्शन वो होता है। और जो संस्कृति और देखिए विरासत का विषय जो है हर देश में, मुझे लगता है सबको लगता है कि भाई अपनी संस्कृति अपनी विरासत पे कुछ गर्व तो करे। तो मुझे नहीं लगता कि बाहर लोग उसको बुरा मानते हैं। हो सकता है कि पश्चिमी दुनिया में कुछ, जैसे मैंने कहा, एक विचारधारा है कि अगर आपको प्रगति करनी है, जब तक आप पश्चिमी देशों का आप कहीं एक किस्म से उनकी नकल ना करें, तब तक आप प्रोग्रेसिव नहीं है, आप मॉडर्न नहीं है। ये खाड़ी में ऐसा नहीं है। खाड़ी में जो है उनको लगता है कि अगर कोई अपने इतिहास, अपने संस्कृति, अपनी विरासत पे गर्व करे तो ये अच्छी बात है। लेकिन आप वहां पर दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों में से एक मंदिर बन गया। अभी प्राइम मिनिस्टर गए थे उसके इनॉग्रेशन पर, आपने उनके शासक से रोड शो करवा लिया यहाँ भारत में। नहीं, मैं समझा नहीं, सॉरी। वो रोड शो भी किया ना उन्होंने, यूएई के जो रूलर आए थे गुजरात के अंदर। हाँ। मैं ये पूछ रहा हूं मतलब कि ये इसके लिए तो आपके रिश्ते एक अलग लेवल पर होने चाहिए, दोनों काम। देखिए आप कह रहे हैं कि एक किस्म से मैं कहीं आपके प्रश्नों से मुझे लगता है कि आपके मन में कुछ आश्चर्य है कि ये भाई ये हुआ कैसे। फैक्ट है सर, फैक्ट है ना। तो मैं एक फैक्ट और बताता हूं आपको। मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बनके यूएई गए 2015 में। आपको पता है उनके पहले भारत के प्रधानमंत्री, उनके पहले वाला विजिट किसने किया और कब किया? इंदिरा गांधी ने किया 1981 में। 1981 में। ये हम यूएई की बात कर रहे हैं जो समुंदर के उस पार है, पड़ोसी है। 34 साल के लिए कोई भी भारत का प्रधानमंत्री यूएई नहीं गया। और आज जो है यूएई में सबसे ज्यादा हमारे अगर नागरिक खाड़ी में रहते हैं वो यूएई में रहते हैं। तो हम जो है देखिए यहाँ बहुत सारी चीजें कही जाती, दुनिया पहचानती है कि किसको सीरियसली लें किसको ना लें। अगर आप कहेंगे कि भाई मैं बहुत सेकुलर आदमी हूँ, पर सेकुलरिज्म आपके लिए इसका मीनिंग कुछ और होता है। इलेक्शन आता है तो आप वोट बैंक की याद करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो नहीं जानते, वो नहीं पहचानते? वो भी जानते हैं। तो वो भी देखते हैं कि भाई 34 साल से अगर कोई प्रधानमंत्री नहीं आए
उसके बाद मोदी जी आए और उसके बाद 7 बार जा चुके हैं। तो अगर आज मंदिर वहां बन रहा है यूएई में, तो क्यों बन रहा है? क्योंकि उनको भी लगता है कि भाई भारत जो है ये हमारे लिए बहुत सीरियस पार्टनर है, और उनके जो कौम जो है यूएई में, उनके लिए अगर वो लोग चाहते हैं कि मंदिर बने तो हमें बनाना चाहिए। सर हमारे देश में तो ये भी प्रॉब्लम है लोगों को कि आपने इजराइल को पार्टनर बना लिया है। इजराइल से हमारी इतनी अच्छी दोस्ती क्यों होगी? आप उल्टा प्रश्न पूछिए कि इजराइल से हमारी दोस्ती होने के लिए इतना समय क्यों लगा, ये प्रश्न पूछिए आप। इजराइल जो है 1948 में आज़ाद हुआ, 1948 में। 1948 से 1992 भारत ने ना उनके राजदूत को यहाँ आने दिया, ना हमने वहाँ भेजा, 1992 तक। कारण क्या हो सकता है? फिर 1992 से 2017 तक भारत का कोई प्रधानमंत्री इजराइल नहीं गया। क्यों नहीं गए? राजदूतावास क्यों नहीं खोला? प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? भाई ये वोट बैंक है। वोट बैंक? बिल्कुल वोट बैंक मतलब हमारी फॉरेन पॉलिसी वोट बैंक पर चल रही थी। बिल्कुल। आपका पूरा इजराइल पॉलिसी वोट बैंक फॉरेन पॉलिसी था, आपका पूरा पाकिस्तान पॉलिसी वोट बैंक फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान? बिल्कुल। सर ये तो समझाइए जरा, पाकिस्तान कैसे? नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि पाकिस्तान, देखिए जिनकी सोच जो है, पूरा माइंडसेट जो है वोट बैंक पे चलता है, तो क्या होता है कि ऐसी बड़ी चुनौती आती है कि जैसे मुंबई में 26/11 की अटैक हुई थी, उसके बाद आपने आपकी ओर से जवाब क्यों नहीं दे लिया? काउंटर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ जो है वो पॉलिटिक्स शुरू हो गया। सर क्या ये आप कह रहे हैं कि उस वक्त की सरकार को ये लगा कि अगर हम मुंबई हमले के जवाब में पाकिस्तान पे हमला कर देंगे तो यहाँ मुसलमान नाराज हो जाएंगे? देखिए भाई, आप अपना पूरा पाकिस्तान पॉलिसी शुरू से देखिए, आप शुरू से देखिए। और इसीलिए मैंने कहा कि आज सीए की बात करते हैं। सीए की बात कहाँ से शुरू हुई? सीए की बात तब से शुरू हुई जहाँ नेहरू और लियाकत अली खान के बीच में समझौता हुआ। समझौता हुआ कि आप अपने माइनॉरिटीज को देखिए, हम अपने को देखेंगे। विभाजन के बाद आपको किसी को माने ये किसकी समझ थी कि विभाजन के बाद पाकिस्तान की सरकार जो है माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करेगी? कैसे सोच सकते हैं आप? पर सोचा आपने, अंडरस्टैंडिंग भी किया। तो ये मैं आपको कहता हूं कि अगर आप देखेंगे, ये नहीं है कि जो वोट बैंक की मेंटालिटी खाली घर में रहती, एक किस्म से ये आपका पूरा माइंडसेट ऐसा होता है। तो जब भी आप करते हैं, आपके मन में है कहीं कि भाई ये हमारा वोट बैंक है, इसका ख्याल रखना चाहिए, हम ऐसा कुछ न करें जो हमारे लिए नेगेटिव हो। हम इनके साथ 26/11 के बाद भी आप अपने डायलॉग चलाते गए आप लोग। तो इसीलिए जो एक बार आप ये वोट बैंक की सोच से निकल आए ना और देश के बारे में सोचने लग जाए, तो जैसे मैंने कहा उस समय फिर आपके लिए बहुत क्लियर होगा, ये आतंकवाद है। आतंकवाद का जवाब जो है काउंटर से ही होगा। और इसीलिए आपको उरी और बालाकोट। आपने बताया कि मुंबई हमले के बाद हमने पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई नहीं करी। आज पाकिस्तान में आतंकवादी मारे जा रहे हैं या मर रहे हैं और दुनिया कह रही है कि हम करा रहे हैं। भाई अगर वहां लोगों को कुछ हो रहा है तो उनका कर्मों का फल है, और क्या कह सकते हैं। तो जनता की तालियों ने बता दिया आपको कि उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं है, जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। मैं तो भाई हैरान हूं कि उनकी फिक्र कौन कर रहे हैं। नहीं, आपने देखा नहीं, तो इसको भी इशू बना रहा है ऑपोजिशन कि भाई रोक स्टेट बनना चाहता है क्या भारत? देखिए हाँ, अननोन गनमैन कौन है? अरे भाई नॉन सिंपथाइजर तो हम जानते हैं, अननोन पता नहीं। सर एक सवाल मैं चाइना पर आपसे लेना चाहता हूं, उसके बाद बस एक 2-4 रैपिड फायर राउंड आपसे मिले, 3-4 छोटे छोटे सवाल आपसे पूछूंगा, क्योंकि चाइना की बहुत चर्चा होती है हमारे साथ। हमारे यहाँ तो पिछले 5 साल से इसकी बहुत चर्चा हुई है
और ये इल्जाम बार बार इस सरकार पर और प्राइम मिनिस्टर पर लगा कि हमने चाइना को वो जवाब नहीं दिया जो हमको देना चाहिए था, गलवान जैसी झड़प के बाद भी। अगर हमने चाइना को जवाब नहीं दिया, ये मुझे बताइए, आज जो है हजारों की संख्या में, हजारों की हमारे जवान जो हैं पिछले 4 साल से वहाँ लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक डिप्लॉय हो चुके हैं। किसके कहने पे डिप्लॉय हुए? राहुल गांधी के कहने पे। किसने भेजा उनको? किसने हथियार दिए? तो जवाब कैसे देते? जवाब बयान से नहीं देते। अगर कोई फौज आपके सीमा पे पहुंची है, जवाब जो है फौज के थ्रू दिया जाता है। अगर फौज वहां डिप्लॉय नहीं होती तो आज जो है, जब हम कहते हैं कि भाई तनाव है, कि हम बहुत नज़दीक आ चुके हैं, भिड़ रहे हैं, गलवान घाटी की घटना जो हुई थी, क्यों हुई थी? क्योंकि फौज वहां पहुंची थी। किसने पहुंचवाया था? किसके निर्देश पे गए थे वो? तो ये जो है, देखिए, ये डिबेट नहीं है कि चाइना ने कुछ किया तो भाई आपने इसका जवाब नहीं दिया। जवाब जो है वो फौज के थ्रू दिया जाता है, और वो जवाब तब भी दिया था, पिछले 4 साल से वही जवाब चल रहा है। इसीलिए अगर वहाँ स्थिरता है, तनाव होता है, क्योंकि हमारी डिप्लॉयमेंट बहुत नज़दीक आ चुकी, और आज भी वहाँ कुछ समस्या हैं। अभी मैं कहूँगा ज़्यादातर पेट्रोलिंग की समस्या है। कुछ जगह हमको रोकते हैं, हमें रोकना पड़ता है। तो ये मैं कहूँगा ये बिल्कुल गलत है, ये अफवाह फैला जा रही है कि अगर हम जो हैं चीन के खिलाफ वहाँ सीपा पर हमारी फौज खड़ी है, तो वो खड़ी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पे फौज वहाँ गई। जी, अच्छा, आपने शुरुआत में सैम पेट्रोडा का मैंने जिक्र किया था कि उन्होंने विदेशी हेडलाइन शेयर की। आज उन्होंने ये कह दिया कि अमेरिका के अंदर एक टैक्स लगता है कि अगर आप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसकी आधी संपत्ति सरकार अपने पास रखेगी। पेट्रोडा जी, सैम पेट्रोडा जी ने ये कहा। तो उन्होंने कहा इस पे विचार होना चाहिए। हमारे यहाँ पर तो ऐसे विषयों पर बहस होनी चाहिए। आप तो बहुत रहे हैं विदेश में। देखिए, इसको आप माने आइसोलेटेड, माने ये खाली एक व्यक्ति का एक बयान नहीं है, इसमें एक पूरा विचार है। मैं थोड़ा विचार में आपको समझा देता हूं। पहले बात करते हैं कि देश में सर्वे होना चाहिए। करते हैं ना, कांग्रेस पार्टी करती कि देश में सर्वे होना चाहिए। किसकी सर्वे होनी चाहिए? सबकी संपत्ति, आप सबकी संपत्ति की सर्वे होनी चाहिए। अब आप जानते हैं कोई सर्वे तो वैसे नहीं करता ना, कारण होता है सर्वे करने के लिए। फिर कहते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। फिर बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारा मैनिफेस्टो जो है बहुत क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी मैनिफेस्टो। तो कहते हैं आपकी प्रॉपर्टी का सर्वे होगा, ये रेवोल्यूशनरी मैनिफेस्टो है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये भी कहते आए, आज नहीं सालों से, कि कुछ लोगों का पहला अधिकार बनता है, माने प्रॉपर्टी आपकी, संपत्ति आपकी हो, पर किसी और का पहला अधिकार उस पे होगा। और जो पित्रोदा जी जो कह रहे थे, क्योंकि लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है, वो आपको अमेरिका का उदाहरण दे रहे थे ताकि आप ये मान जाए सिस्टम। अब बाद में उनको समझ आया कि भाई इसका रिएक्शन होगा, तो आप ये कह रहे हैं कि भाई वो पित्रोदा हमारे लिए काम नहीं करता, पता नहीं वो अपने क्यों कह दिया, इसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है। पर अगर आप रिकॉर्ड देखें, रिकॉर्ड क्या कहता है? राहुल गांधी कहते हैं सर्वे होना चाहिए, फिर कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कहते हैं हमारा मैनिफेस्टो रेवोल्यूशनरी मैनिफेस्टो है। उनके मेंटर, क्योंकि वो खुद कहते हैं ये मेरे मेंटर हैं, वो कहते हैं दुनिया में ऐसी प्रक्रिया है, ये कोई नई बात नहीं। और अगर आप देखें, आंध्र प्रदेश में देखें वाईएसआर के समय में, कर्नाटक में देखें, अभी भी देखें आप, जो पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री से कहलवाया गया, क्योंकि उस समय रिमोट कंट्रोल जो है वो डिसाइड करती थी, वो कहते थे जहां जरूरत पड़ती थी। जब वो कहते थे तो आप सबको फिट करिए, आपको एक पिक्चर मिलता है। और मैं बताऊं ये पिक्चर क्या है?
ये पित्रोदा की सोच नहीं है, ये राहुल गांधी की सोच भी नहीं है पूरी, ये पारिवारिक सोच। अच्छा। ये नेहरू की सोच है, ये इंदिरा गांधी की सोच है, ये राजीव गांधी की सोच है। आज चौथी पीढ़ी जो है ये सोच लेके जा रहा है कि जो लाइसेंस राज, कंट्रोल राज, पॉवर्टी राज की संपत्ति आप सबका हो, पर भाई हम डिसाइड करेंगे कि आपकी संपत्ति आपके साथ रहेगी या नहीं। और अगर हमें लगता है कि आपकी संपत्ति का अधिकार किसी को और को होता है, ये भी हमारा हक है कि आपकी संपत्ति कहाँ जाए। जी। तो ये है। आप कह रहे हैं बाय डिजाइन है ये, ठीक। सर आप कुछ और, अच्छा मैं ये भी नहीं कह सकता कि खट्टर साहब आगे सर, मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप डिप्लोमेटिक आंसर मत दीजिएगा, आप डिप्लोमेट ही हैं लेकिन फिर भी जितना आप हो सके स्पष्ट जवाब दे दीजिएगा। सर, इंडियाज बेस्ट फ्रेंड, भारत का सबसे अच्छा दोस्त कौन है दुनिया में? दुनिया में? भाई दुनिया हमारी दोस्त है, दुनिया हमारी दोस्त है, इसीलिए हम अपने आप को विश्व बंधु कहते हैं। अच्छा। कि और ये मैं सच, मैं थोड़ा, मुझे पता है रैपिड फायर है, पर तब कोई भी मैं बात नहीं। आपको समझाता हूं। आज भी हम कोविड के समय में जितने देशों की हमने मदद की ना, वो मैं कहूँगा कुछ भी संकट हो, मुझे कुछ भी उनसे चाहिए, एक फोन कॉल से आज काम हो जाता है। तो दुनिया सचमुच हमारी दोस्त है। सच में एक फोन पे? सबसे नहीं, एक दो देश हैं, वो एक थोड़े इधर उधर हैं, आप जानते हैं। इंडियाज बिगेस्ट थ्रेट, हमारा सबसे बड़ा खतरा कौन है? हमारा सबसे बड़ा खतरा जो है एक लैक ऑफ लीडरशिप और लैक ऑफ डेवलपमेंट से। दुनिया से हमें खतरा नहीं है, हमें जो है खतरा अपने कमजोरियों, अपने जो कभी कभी जो मैं कहूँगा गलत आइडियोलॉजी या गलत आइडियाज से खतरा है। फाइनल स्टार ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, मतलब हमारा सबसे, आप जो आपके अपने अनुभव में भाई ये काम किया था, जबरदस्त था, ऐसा मोमेंट? देखिए वो उसका तो मुश्किल है, पर मैं G20 जैसा कोई याद? नहीं, मैं कहूंगा एक तो G20, क्योंकि किसी को एक रात पहले, उस दिन सुबह अगर आप देखें सोशल मीडिया में देखें, लोग कह रहे थे कि ये फेल हो जाएगा, ये लोग जो है सहमति नहीं बना पाएंगे। G20 जरूर मैं कहूंगा। और मैं कहूंगा ऑपरेशन गंगा, क्योंकि ऑपरेशन गंगा इतना कॉम्प्लेक्स था। देखिए हमने लोगों को पहले निकाला है, युद्ध के बीच में कभी नहीं निकाला। तो मैं कहूंगा ये दो। आपका सबसे टफ असाइनमेंट यही बने? आपका सबसे टफ असाइनमेंट? हाँ मैं कहूंगा ऑपरेशन गंगा। ठीक है। कभी आपको ये लगा हो किसी मौके पर, शुक्र है देश का प्रधानमंत्री मोदी है? कभी लगा हो यार? भाई मुझे रोज लगता है यार कभी ये लगा हो शुक्र है वो नहीं है? नहीं, मुझे तो पता था कि वो कभी होगा नहीं। सर आखिरी सवाल, इसका आप हाँ ना में भी जवाब दे सकते हैं। पाकिस्तान कभी सुधरेगा? ऊपर वाला ही जाने। डॉक्टर एस जयशंकर, बहुत शुक्रिया सर आपका।